जी हाँ प्यारी छात्रों, इस वीडियो में आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय हिंदी का संपूर्ण हल इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। संपूर्ण हल से मतलब पाठ 1 से लेकर 23 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है। और साथ साथ में आपको जैसे कि आपके पाठ दिए गए हैं, इन पाठों की उत्तर के साथ आपको PDF किस प्रकार से डाउनलोड करना है वह प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है। पाठ 1 से लेकर 23 तक ये देख सकते हैं मेरे पास PDF है, इसमें आपके सभी प्रश्न भी हैं और साथ साथ में आपके उत्तर भी हैं। ये टोटल 137 पेज की PDF मैंने आपके लिए बनाई है। प्रश्न और उत्तर दोनों हैं इसमें। अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं और तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में कभी भी आपको PDF डाउनलोड करने की प्रोसेस बता सकता हूँ। साथ साथ में आप इस वीडियो को देखकर जिस भी पाठ के उत्तर आप कक्षा 8वीं हिंदी के लिए देखना चाहते हैं यहाँ से देखकर कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है, इसका आपका प्रश्न है और नीचे आपको उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आपका पाठ 1 से लेकर 23 तक इस PDF में आपके सभी पाठ हैं। ओके, ये मूल्यांकन 1 आ जाता है। हम नीचे चलेंगे, पाठ 2 आत्मविश्वास आपका आ जाता है और मतलब टोटल 137 पेज इस PDF में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, तो 137 पेज इसमें हैं और सभी पाठों का हल इस PDF में आपका है। तो आपको जिस भी पाठ के उत्तर देखने हो आप इस वीडियो में से देखकर कर लीजिएगा और साथ में आपको PDF किस प्रकार से डाउनलोड करना है वह प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो बच्चों जैसे कि देखिए ये आपका लास्ट लेसन रहेगा, पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। इसके भी प्रश्न हैं और उत्तर हैं। तो आपको पाठ 1 से लेकर 23 तक किसी भी पाठ के उत्तर देखने हो आप इस वीडियो में से देखकर कर सकते हैं। चलिए तो बच्चों अब बिना देर किए आपकी पाठ 1 से सभी पाठों की क्रमवाइज हम उत्तर देखेंगे। ये पाठ 1 बर्थ है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है। प्रश्न में आपसे कहा है कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ बनने की बात कह रहा है। उत्तर में आप लिखोगे कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में बनने की बात कह रहा है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे, विद्या की देवी सरस्वती जी को कहा गया है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नभ नभ से कवि का क्या आशय है। इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे, नभ नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कुछ पंक्तियां आपको दी हैं। काठ अंध उर के बंधन स्तर बहाजन्नी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। अब इसके भाव में आपको लिखना है, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो, उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश को संसार को जगमग कर दो, और जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश को संसार को जगमग कर दो। ठीक है, यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद आप पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं, वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांटकर लिखिए। अब देखिए उपमेय आपका क्या होगा, कमल, उपमान आपका क्या होगा, शिशु, साधारण धर्म कमल शिशु और वाचक शब्द आपका रहेगा सुंदर। ठीक है, आप आपकी पुस्तक निकाल कर मतलब उसमें अगर कंप्लीट करना चाहते तो कर भी सकते हैं, और आपको किसी भी पाठ का करना हो आगे पीछे वीडियो कर आपको सभी पाठों के उत्तर मिल जाएंगे। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गगन, गगन मेरा प्रिय मित्र है। नभ, गर्मी में नभ अंगार उगलता है। अंबर, अंबर की सीमा अनंत है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 7वां, माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान क्या क्या मांगना चाहेंगे। उत्तर में लिखिएगा, हम माँ सरस्वती से हमारे देश के लिए सिर्फ एक ही वरदान मांगना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो,
जिससे वह आगे बढ़कर अपने देश का नाम पूरे संसार में उज्जवल करे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर रहेगा। यहाँ से आपको नोट कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है। देखिए मूल्यांकन 1 है, इसमें आपसे पूछा है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको दिए हैं। बर दे कविता में बीड़ा वादनी किसे कहा गया है? इसके उत्तर में आप लिखिएगा, बर दे कविता में बीड़ा वादनी मां सरस्वती जी को कहा गया है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर रहेगा। ठीक है, अब है इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। तो उपमा अलंकार की हमें परिभाषा बतानी है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं में तुलना की जाए, तब वह उपमा अलंकार होता है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। दीर्घोत्तरीय आपका प्रश्न है, बर दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं को नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर में आप लिखिएगा, बर दे कविता के रचनाकार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। पद में कवि माता सरस्वती से स्वतंत्रता का अमृत मंत्र प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तुम ऐसा वरदान दो एवं मेरे देश भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। और साथ ही कवि भारत में एक नया रूप देखना चाह रहा है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 2 आत्मविश्वास आपका आ जाता है। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपकी पार्ट 2 आत्मविश्वास का संपूर्ण देखेंगे। ओके, तो जो पार्ट 1 में आपको 10 प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। अब आपका पार्ट 2 आत्मविश्वास आ जाता है। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कुछ इस प्रकार से, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? उत्तर में आप क्या लिखेंगे, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा के कारण ही इंसान खंडित हो जाता है। इसके बाद देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। खंदक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है? उत्तर में आप लिखिएगा, द्वंद्व समास। ओके, ये आपका उत्तर रहेगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मनुष्य के अंदर उगा भय शंका उसके आत्मविश्वासहीन होने का कारण है। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? इसका उत्तर हमें देना है। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्मविश्वासहीनता, कायरता और उसे बिना तोले ही शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है, ये उत्तर में आपको लिखना है। जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्मविश्वासहीनता, कायरता और उसे अपने बिना तोले ही शक्तिशाली मान लेते हैं। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। सफलता की विषय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है, बहुत से मनुष्य यह सोच सोच कर कि हमें सफलता नहीं मिलेगी और देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को हाथों से पीछे धकेल देते हैं। यदि हमारा मन निराशा और शंका से भरा है तो हमारा परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। ये आपके उत्तर रहेगा। इसके बाद आपका पाठ 6 आ जाता है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्रों के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है,
हमें लेखक के मित्र के गुणों से यह सीखना चाहिए कि भय से घबरा के हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उत्तर है। अब आ जाता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय आपका प्रश्न है, आत्मविश्वास की भूति पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है, आत्मविश्वास की भूति पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। यह चीज हमें राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी से सीखनी चाहिए। गांधी जी के जीवन में तमाम परेशानियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन 2 आपका आ जाता है। इसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अति लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाती थी। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। इसके उत्तर में आपको करना है, एक बार अंग्रेज शिक्षक ने सुभाष चंद्र बोस जी से परीक्षा के समय घूमते हुए पंखे को देखकर यह बोला कि क्या इस पंखे की पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं। तो सुभाष चंद्र जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ गिनी जा सकती हैं। इससे अंग्रेज शिक्षक प्रसन्न हो गए। ये आपका आंसर रहेगा। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है, जिन लोगों को अपने उद्देश्य प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता वे लोग निराशा में डूबे रहते हैं और हमेशा भी दुख की बातें करते हैं। वे कभी सुख की बातें सोचते ही नहीं, जिसके कारण उनके हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप आंसर यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आपका पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। ठीक है, पाठ 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 10 प्रश्न आपको दिए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। अब हम आपका पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, इसका संपूर्ण हल देखेंगे। अति लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है। सबसे पहले आपसे पूछा है, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। उत्तर में आप लिखोगे, मैहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। चलिए, इसके बाद आपका आज आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है। इसके उत्तर में आपको लिखना है, लता जी की गायन के प्रति इच्छा शक्ति और उनकी सफलता का मूल मंत्र है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह कैसा हो जाता है। इसके उत्तर में आपको लिखना है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। उत्तर में आपको लिखना है, आराधना और प्रार्थना को जोड़ने पर संगीत संजीवनी बनता है। ठीक है, ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 5, लता जी के समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे,
क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी सुमधुर वाणी से गाया है, इसलिए लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। बच्चों देखिए 127 पेज की 137 पेज की ये पीडीएफ है। पाठ 1 से लेकर 23 तक सभी पाठों के उत्तर इस वीडियो में है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं पूरे पाठों के उत्तर निकालने में, साथ साथ में पीडीएफ बनाने में, पीडीएफ के बाद में वीडियो बनाने में कितना समय लगता है। इसमें मैंने 2 से 3 दिन पूरी मेहनत की है, जब जाकर आपके लिए फुल सॉल्यूशन लेकर आ पाया हूँ। आप एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देश कब धन्य हो जाता है? उत्तर में आप लिखोगे, जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतज्ञ पैदा हो जाता है वह देश धन्य हो जाता है। अब हम देखते हैं आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में आप लिखोगे, संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। ये आपके 7वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब है आपका मूल्यांकन 3। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? इसके आंसर में आपको लिखना है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम पर रखा गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8वां आप यहाँ से कंप्लीट करिएगा। आप देख सकते हैं लघुत्तरीय आपका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? इसके उत्तर में आपको लिखना है, जब कला को समाज में स्थान नहीं दिया जाता तो समाज प्राणहीन हो जाता है। अब आ जाता आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, मध्य प्रदेश के निवासी तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से एक बढ़कर संगीत प्रतिभाएं संसार को दी हैं और संगीतकार सूर्य तानसेन इनमें सर्वोपरि हैं। इसके बाद देखिए आपका पाठ 4 अपराजिता आ जाता है। पाठ 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका पाठ 4 अपराजिता का संपूर्ण हल देखेंगे। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न दिया है। सबसे पहले, अपराजिता पाठ की लेखिका को अपनी पंक्तियों में किससे प्रेरणा लेने को कहा है? उत्तर में लिखेगा, लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भूसा कटने पर उनका साहस थम गया है। ठीक है, ये आपका उत्तर है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। उत्तर में आप लिखिएगा, अपराजिता जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। उत्तर में आपको लिखना है, अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? इसके उत्तर में आप लिखोगे, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने धैर्य साहस था, इसलिए उन्हें देवांगना कहा गया है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर में आप लिखोगे,
साहसी जन्नी डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। यह आपका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। चिकित्सा में जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, डॉक्टर चंद्रा का सपना एक डॉक्टर बनने का था, परंतु विकलांगता के कारण वह डॉक्टर नहीं बन पाई, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। ये आपका उत्तर है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा है, आपका पेपर एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही तैयार होगा, और जो आपकी लर्निंग आउटकम वाली बुक थी उससे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बना था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अच्छे से आपको पढ़ाई अध्ययन करनी है। साथ साथ में आपको मॉडल पेपर वगैरह भी आपकी परीक्षा के लिए इसी चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। उत्तर में आप लिखिएगा, डॉक्टर चंद्रा की माँ डॉक्टर चंद्रा जैसी ही साहसी महिला थी, जिन्होंने डॉक्टर चंद्रा को साथ उनके बुरे समय में उनको अपने लक्ष्य प्राप्त करने तक दिया। उन्होंने अपनी सभी सुख दुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को पूरा किया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन 4 आपका आ जाता है। इसमें भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अति लघु उत्तरीय आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं। उत्तर में आपको लिखना है, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला, यह गुण ने मुझे प्रभावित किया। इसके बाद देख सकते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थीं। तो इसके उत्तर में आपको करना है, डॉक्टर चंद्रा ने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता, साथ ही उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा स्वर्ण कार्ड भी प्रदान किया गया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए उत्तर है। यहाँ से आप पूरा आंसर आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसके बाद हम चलते हैं, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। ओके, तो यह हमें बताना है। अब उत्तर में आप क्या लिखोगे, अपंग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और वे अपने सभी काम स्वयं ही किया करती थीं। ओके, तो ये आपको आंसर में लिख लेना है, अपंग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और वे सभी से अपना काम स्वयं किया करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देख चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आपके पाठ से भक्ति के पद की ओर। यह आपसे पूछा गया है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आपको दिया है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। उत्तर में आपको लिखना है, अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ है। तो लिखिएगा उत्तर में, इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। अब आ जाता आपका तीसरा क्वेश्चन, गिरधर नागर किसे कहा गया है। इसके उत्तर में आप लिखोगे, गिरधर नागर भगवान कृष्ण को कहा गया है। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है। तो बच्चों देखो, ये जो प्रश्न है आपका थोड़ा सा यहाँ पर मिटा हुआ है। मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या लिखना है, रैदास जी की भक्ति, ये जो आपको किस दिया है, किस को आपको नहीं लिखना, इसकी जगह पर आपको लिखना है दास। क्या लिखना है, दास। रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। ओके, ये किस हटा दीजिएगा, किसकी जगह पर आपको दास लिख लेना है।
ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कर लीजिएगा, एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ। ये आपको प्रश्न दिया है, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, तो इसमें से आपको किसको हटाना है, किसकी जगह पर आपको लिख देना है दास। ठीक है, रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। इसमें आप लिखोगे, इस पद के अनुसार सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में होता है। ये आपका 5वां प्रश्न के उत्तर रहेगा। तुलसीदास जी अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है, इसके उत्तर में आपको लिखना है, तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए बच्चों, आप हर कहीं से देखकर क्वेश्चन के उत्तर लिखते हो, फिर आपका गलत हो जाता है। इस वीडियो में आपको 100% सही उत्तर आपकी बताए जा रहे हैं, इसलिए आपको सभी मतलब जो भी आपके पाठ दिए गए हैं सभी यहीं से देखकर आपको कंप्लीट करने हैं। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है, इसके उत्तर में आप लिखोगे, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, यदि भगवान बादल हैं तो मैं मोर हूँ, और आगे वह कहते हैं कि यदि भगवान चंद्रमा है तो मैं चकोर हूँ। इस प्रकार रैदास जी ने अपनी दास भक्ति को प्रकट करते हैं। अब आपका मूल्यांकन 5 दिया है। अति लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है, अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है, इसके उत्तर में आपको लिखना है कमल का। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लघुत्तरीय आपका प्रश्न है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सब आयु, पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। अब उत्तर में आपको लिखना है, इस पंक्ति का आशय यह है कि राम नाम एक ऐसा धन है जो खर्चने पर भी खर्च नहीं होता और न ही इसे कोई चोर चोरी कर सकता है, और यह धन दिन के दिन बढ़ता ही जाता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका उत्तर रहेगा। अब आ जाता आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। इसके उत्तर में आप लिखोगे, इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के अलावा और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है, और कमल की समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान से कोई अन्य भगवान श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे देवता से हटकर यदि कोई दूसरा ध्यान करता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। वह मूर्ख उसी के समान है जो प्यास लगने पर मीठे सागर को छोड़कर कुएं की तलाश करता है। यह आपकी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए उत्तर रहेगा। ओके, तो चलिए इसके बाद देखिए आपका पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट आपका आ जाता है। आपकी पुस्तक में भी यही पाठ दिया है, तो आप खोल लीजिएगा यहीं से। चलिए, तो पहला प्रश्न इसमें है आपका अति लघु उत्तरीय, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। उत्तर में आप क्या लिखोगे, राहु नाम के राक्षस को। ठीक है, पहले ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि राहु नाम का राक्षस है वो सूर्य और चंद्रमा को खा जाता था। ठीक है, तो ये प्रचलित थी, लेकिन उत्तर में सिर्फ आपको क्या लिखना है, राहु नामक राक्षस को। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, भट्ट का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसके उत्तर में आप लिखोगे, भट्ट का पर्यायवाची योद्धा होगा। पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। उत्तर में आपको लिखना है चंद्र ग्रहण। ओके, चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। लघुत्तरीय आपका प्रश्न पूछा है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। उत्तर में आप लिखोगे, आर्यभट्टीय ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊ दादाजी ने सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की ताड़पत्र का पता लगाया था।
ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर रहेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नोट कर लेना है। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ? उत्तर में आपको लिखना है आर्यभट्ट का सही परिचय सन 1864 में महाराष्ट्र के विद्वान भाव दादाजी ने दिया। ओके, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था? उत्तर में आप लिखोगे आर्यभट्ट ने यह स्पष्ट कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर रहेगा। अब आ जाता आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7वां। आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। इसके उत्तर में आप लिखोगे आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना करने वाले आर्यभट्ट अपने समय के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। आर्यभट्ट के प्रयासों के द्वारा ही खगोल विज्ञान को गणित से अलग किया जा सका। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका आंसर। अब है आपका मूल्यांकन 6। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों जाते दिखते हैं? उत्तर में आप लिखोगे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लघुत्तरीय आपका प्रश्न है विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। उत्तर में आप लिखोगे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी संख्या को 10 गुना करने वाले शून्य का आविष्कार हमारे प्राचीन भारत की ही देन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखिए। उत्तर में आप लिखोगे कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए उपग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी प्रमुख है। अब देख सकते हैं आपका पाठ 9 है बिरसा मुंडा। पाठ 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी पाठ 9 का संपूर्ण हल देखेंगे। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या क्या बताया करते थे? उत्तर में आपको लिखना है उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ, ठीक है, यहाँ से उत्तर लिखिएगा, जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ स्वास्थ्य हेतु लाभदायक सलाह भी दिया करते थे। तन्मय शब्द का संधि विच्छेद लिखिए। तो तन्मय का जो आपका संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? तत् प्लस में। ये आपका उत्तर है। बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? उत्तर में आपको करना है क्योंकि बिरसा को चाईबासा के स्कूल में दास्ता का अनुभव हुआ जो उन्हें पसंद नहीं था। लघुत्तरीय प्रश्न आ जाता है प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछा है मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? इसके उत्तर में आपको लिखना है क्योंकि बिरसा उपचार करने के साथ साथ मुंडा जनजाति को अच्छे उपदेश भी दिया करते थे। अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति को संघर्ष को कैसे दबाना चाहा? इसके उत्तर में आपको करना है अंग्रेजों ने मुंडा जाति के कई लोगों को पकड़ लिया और उन पर अत्याचार किया। उन्हें मारने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की। इस प्रकार अंग्रेजों ने जनजाति के संघर्ष को दबाना चाहा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर आप लिखिएगा। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? इसके उत्तर में आप लिखोगे बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के द्वारा होने वाले उन पर अत्याचार को रोकने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। अब आ जाता आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति में पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए।
इसके उत्तर में आपको करना है बिरसा मुंडा पहले फसलें उगाती थी, उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था थी, पंच पंचायती थी और रहन सहन का परंपरागत ढंग था। लेकिन अंग्रेजों ने उनको नष्ट करके जमींदार और दलाल पर उनकी सारी जमीनें लाद दी। बनवासी अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए और भूख और दमन के कारण वे अपने आप को असहाय समझने लगे। इस प्रकार अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार किया। अब है आपका मूल्यांकन 7। अति लघु उत्तरीय आपका प्रश्न पहले पूछा गया है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर में लिखिएगा, बिरसा मुंडा का आंदोलन उन पर होने वाले अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध था। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, मुंडा आंदोलन ने मुंडा जनजाति के लोगों के बीच सभी भावनाएं राजनीतिक रूप से सामने आईं। ये आपका उत्तर है। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर में आपको करना है, भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ की पष्टों पर शौर्य की शब्दावली रची। अब है आपका पाठ 10, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। अति लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है, विश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? इसके उत्तर में आप लिखोगे, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों व अन्य वन्य जीव रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए? इसमें आपका आएगा उत्तर हिरन। और इसके बाद हम चलते हैं, प्रदूषण से बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? इसके उत्तर में आपको लिखना है, प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। अब आ जाता आपका क्वेश्चन नंबर 4। लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर में आप करोगे, शहीद अमृता देवी ने पेड़ों के संरक्षण हेतु अपना बलिदान दे दिया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमें भी इनके संरक्षण हेतु आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका आंसर रहेगा, यहाँ से आप लिख लेंगे। अब आ जाता आपका क्वेश्चन नंबर 5। शहीद हुए स्व निहाल चंद बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर में लिखिएगा, शहीद हुए निहाल चंद बिश्नोई एकमात्र ऐसे गैर सैनिक थे जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, कितने? 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान करता है। पेड़ों की रक्षा करने के लिए बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय आपका प्रश्न है। उत्तर में करिएगा, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को अपने महल के निर्माण के लिए खेजड़ी गांव में जाकर पेड़ों को काटने के लिए आदेश दिया, उस गांव के बिश्नोई समाज के लोगों ने उन सैनिकों को पेड़ काटने से रोक दिया और उनका विरोध किया। इस प्रकार अनेक घटनाएं जिसमें बिश्नोई समाज ने पेड़ों को काटने से बचाने और पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास किए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। मूल्यांकन 8 आपका है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? इसके उत्तर में आप लिखोगे, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए इस पाठ से पेड़ों के संरक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है। ठीक है,
ये आपका उत्तर रहेगा। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न में आपसे कहा है, बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम हैं? उत्तर में आपको करना है, वृक्षों की रक्षा करना और सभी जीवों पर दया करना, यही बिश्नोई समाज की आन बान और पहचान के नियम है। दीर्घ उत्तरीय आपका प्रश्न आ जाता है, भारत शासन मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग मध्य प्रदेश पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करती है? उत्तर आप लिखोगे, भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है और मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को नगद 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान करता है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर दो व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। अब देखिए, पाठ 10 गिरधर की कुंडलियां आपका आ जाता है। ओके, इससे पहले वाले पाठ हम हल कर चुके हैं। अब पाठ 10 का हल देखेंगे। तो पहले आपको अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। हमें मीठी वचन क्यों बोलना चाहिए? इसके उत्तर में आप लिखोगे, हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को बुरा नहीं लगता और हमारा सम्मान भी बना रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ जाता है, कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है? इसके उत्तर में आप लिखोगे, कौवा और कोयल को उनकी वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। ठीक है, तो ये आप आंसर यहाँ से कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। गुण के गाहक सरस नर पंक्ति से क्या आशय है? उत्तर में लिखिएगा, इस पंक्ति का आशय गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्तियों से है। ये आपके पृष्ठ क्रमांक 3 के लिए उत्तर रहेगा। यहाँ से आपको आंसर नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं आपका अगला पाठ, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? प्रश्न क्रमांक 4 आपका है। इसके उत्तर में आपको लिखना है, कोयल की प्रशंसा उसकी मीठी वाणी के कारण की जाती है। ठीक है, ये आपके आंसर में रहेगा। अब आपका अगला प्रश्न आ जाता है, कुंडली छंद की क्या विशेषता है? इसके उत्तर में आपको लिखना है, दोहा और रोला मिलकर कुंडली छंद बनता है। इनमें दोहा का अंतिम चरण, रोला का प्रथम चरण होता है। धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? इसके उत्तर में आप करिएगा, धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन चंचल होता है। ठीक है, अब आ जाता आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? इसके उत्तर में आप लिखोगे, गिरधर की कुंडलियां लोक व्यवहार में अति उपयोगी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से गिरधर ने पूरे संसार को एक परोपकार का संदेश दिया है। गिरधर जी कहते हैं कि धन का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चंचल होता है, और इसी तरह कई सारे उदाहरण देकर गिरधर संसार को एक नई सीख देने का प्रयास करते हैं। अब है आपका मूल्यांकन 9। अति लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरीका बताया है? इसके उत्तर में आप लिखिएगा, कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल बताया है। अब हम चलते हैं, आपका अगला प्रश्न आ जाता है, गिरधर की कुंडली बीती ताही विशारदी के अनुसार होई बीती सो बीती पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आपको करना है, इस पंक्ति के अनुसार गिरधर कहते हैं कि हमें बीती बातों को भुला देना चाहिए। अब आ जाता आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में आप लिखिएगा, कवि गिरधर एक प्रेरणा स्रोत बनकर संसार के सभी व्यक्तियों को एक अच्छा संदेश देना चाहती हैं। अपनी कुंडलियों के माध्यम से गिरधर ने लोक व्यवहार की शिक्षाओं को जागृत किया है और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया है। अब आपका पाठ 13, ना ही यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, आ जाता है। अति लघु उत्तरीय आपका प्रश्न है, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया? इसके उत्तर आपका आ जाएगा,
हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। कविता में वीरों को किस बात का उल्लेख किया गया है? इसके उत्तर में आपको लिखना है कविता में वीरों के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया गया है। न यह समझो कविता में कौन सा रस निहित है? इस कविता में वीर रस निहित है। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, लघुत्तरीय टाइप का आपका प्रश्न पूछा है। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों का नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। आंसर में आपका आ जाएगा, काव्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। श्रृंगार, रति, वीर, उत्साह, करुण, शोक, हास्य, रस, ये आपके आ जाएंगे। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 5। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है से क्या आशय है? इसके उत्तर में लिखिएगा, इसका आशय यह है कि ना यह समझो कि हिंदुस्तान के वीर दुर्बल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है, लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे, कथन से कवि का क्या आशय है? इसके उत्तर में आप लिखेगा, इस कथन का आशय यह है कि भारत के वीर अपना खून दे देंगे परंतु भारत की माटी का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। अब आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाता है, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे? इसके उत्तर में आप लिखोगे, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमें देश के निवासी हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम हर संभव स्थिति में भारत की रक्षा करें। मूल्यांकन 10 आ जाता है। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? उत्तर में लिखिएगा, आगत शब्द भी शब्द होते हैं, अन्य देशों की भाषाओं में भी बोले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, लघुत्तरीय आपका प्रश्न है, हमारे मन में पिल्ले की आग कब उठ सकती है और क्यों? इसके उत्तर में आप लिखोगे, हमारे देश को कोई थोड़ी सी भी हानि पहुंचाए या फिर युद्ध की बात कहे तो हमारे मन में भी पिल्ले की आग उठती है। अब आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाता है, दिया है शांति का संदेश, लाचार सोई है पद का आशय लिखिए। इसके उत्तर में आप लिखेगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत सदैव विश्व को शांति का संदेश दिया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा शांत ही रहे हैं, और देश में शांति के साथ साथ बहुत से वीर भी मौजूद हैं, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम नारियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को सह सकते हैं, अर्थात भारत में वीरों की कमी नहीं है। पाठ 14 नव संवत्सर आपका आ जाता है। इससे पहले के लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है, नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। उत्तर में आप करोगे, नव संवत्सर का अर्थ भारतीय नववर्ष अर्थात नए साल से है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, वासंतीय नवरात्रि का समापन किस वर्ष पर होता है? इसके उत्तर पर आप लिखोगे, वासंतीय नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? इसके उत्तर में लिखिएगा, यह पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाते हैं। इसके बाद आपका देखिए, ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2, वासंती नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? और क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कंप्लीट कर चुके थे, चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं। अब हम देखते हैं आपका लघुत्तरीय प्रश्न, विक्रम संवत की प्रथम तिथि में कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं लिखिए। उत्तर में आप लिखिएगा, विक्रम संवत की प्रथम तिथि से जुड़े प्रसंग, पहला, माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। सेकंड, भगवान श्री राम ने इस दिन बाली का वध किया था। और लास्ट में आप लिखोगे, इस दिन चैत्र की नवरात्रि का प्रारंभ होता है। अब आपका 5वां प्रश्न आ जाता है, प्रकृति के श्रृंगार से नव संवत्सर का क्या संबंध है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, जिस प्रकार नव संवत्सर का एक नया संवत होता है, उसी प्रकार प्रकृति बसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छा जाती है। इस तरह बसंत ऋतु प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है। उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है? इन्हें क्या कहते हैं? उत्तर में आप लिखोगे,
उत्तर और दक्षिण भारत के विक्रम संवत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, उसे पूर्णिमाद कहते हैं। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नव संवत्सर के विषय में अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा कहलाती है। इस दिन से ही नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। संवत्सर अर्थात 12 महीने का काल विशेष। मूल्यांकन 11 आपका ही। नैतिक शब्द के मूल शब्द प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। मूल शब्द में आपका आएगा नीति और प्रत्यय में आपका आएगा एक। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब कब तक मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो लिख दीजिएगा, नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः 2 बार मनाया जाता है। पहला है चैत्र नवरात्रि, सेकंड होगा शारदीय नवरात्रि। नव संवत्सर के बारे में 5 प्रश्नों को स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो ये आप उत्तर में लिख लीजिएगा। नव संवत्सर क्या है? भारतीय नववर्ष। नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। नव संवत्सर किस महीने से प्रारंभ होता है? चैत्र माह से। और नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? तो गुणी पड़वा। नव संवत्सर का उपयोग क्यों किया जाता है? समय की गणना के लिए। पाठ 16 पथिक से आपका आशा आता है। पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है? उत्तर में आप लिखोगे, पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति से है। मानो झूम रहे हूं तरूपी मंद, पवन के झोंकों से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर में आप लिखेंगे, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है? उत्तर में लिखिएगा, सेना प्लस सिक, सैनिक। अब आपका है लघुत्तरीय प्रश्न। पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है? उत्तर में आपका आएगा, पथिक से कविता में कवि पथिक से कहता है कि वे अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से ना डरें और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहे। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 5। कविता के आधार पर मां भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही हैं? उत्तर में लिखेंगे आप, भारत माता मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही हैं ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। पथिक से कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसके उत्तर में आप लिखोगे, पथिक से कविता से कवि हमें प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। दीर्घोत्तरीय आपके प्रश्न आ जाते हैं। जीवन पथ पर चलते हुए पथिक को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है? उन बाधाओं के सामने पथिक को क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में आप लिखोगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने पर पथिक के मार्ग में अनेक बाधाएं आती ही हैं, लेकिन मार्ग के सुहावने दृश्य नदियां, झरने, पहाड़, वन अपने सौंदर्य से उसे आकर्षित करते हैं। जो स्थिति साधारण यात्रा की है वही स्थिति जीवन यात्रा की भी है। सांसारिक समस्याएं, सुख दुख, हताशा उसे कर्तव्य से विमुख करती हैं, परंतु इन सभी को छोड़कर पथिक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। मूल्यांकन 12 आपका आ जाता है। विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? उत्तर में आप लिखिएगा, विफलता मिलने पर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। किस स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है? उत्तर आप लिखोगे, विषम और प्रतिकूल स्थिति में मनुष्य कदम कदम पर अपने आप को घोर निराशा में पाता है। दीर्घोत्तरीय आपका प्रश्न है, यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे, अगर मैं एक सैनिक होता तो मैं अपने देश के दिल, तन, मन और आत्मा से सेवा करता। अजय होने के लिए मुझे विशेष प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं हमेशा सभी युद्ध कौशल और आतंकवादियों या दुश्मन देश की सेना से आगे रहूंगा। मैं कठोर शारीरिक, मानसिक और हथियार चलाने की कौशल के माध्यम से खुद को हमेशा फिट रखूंगा। अब आपका है पाठ 17, वसीयतनामे का रहस्य। ओके, तो पाठ 17 के उत्तर देखते हैं। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है,
पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का क्या आशय था? महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय यह है कि महाराज अपने दरबार में इतने व्यस्त हैं कि वह अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देते हैं। पाठ के अनुसार चौथा भाई महाराजा के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हो गया? उत्तर में लिखिएगा, चौथा भाई महाराज के प्रस्ताव पर इसलिए सहमत हो गया क्योंकि उसे लगा कि अब इतनी जल्दी धनवान हो जाएगा। जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। उत्तर में आप लिखोगे यह संयुक्त वाक्य है। अब आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? उत्तर में आप लिखिएगा, वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए लिखा कि वह अपनी सारी संपत्ति के 3 हिस्से करेगा, जबकि उसके 4 बेटे थे और एक रूपवती कन्या थी। इसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5। वसीयतनामे का रहस्य पाठ में महाराजा के द्वारा लिए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? इसके उत्तर में लिखिएगा, पाठ में महाराजा के द्वारा लिए गए निर्णय से मैं सहमत हूँ क्योंकि दुष्ट व्यक्तियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से कौन सा भाई लालची था और क्यों? उत्तर में आप करेंगे, इस पाठ के अनुसार चारों भाइयों में से चौथा भाई लालची था क्योंकि वह धन के लिए अपने तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। वसीयतनामे का रहस्य कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में आप लिखिएगा, वसीयतनामे का रहस्य कहानी में एक गांव के वृद्ध किसान के बारे में परिचित कराया गया है। वह किसान गांव के बड़े से बड़े विवादों को इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके भी 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों को बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उसे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। जहां पर एक राजा के द्वारा निष्पक्ष न्याय किया गया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई और जिसमें चौथा भाई लालची निकला। पाठ 13 मूल्यांकन 13 आपका आ जाता है। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? उत्तर में आप लिखिएगा, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में जिज्ञासा थी। पाठ के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के मन में महल में बताए गए भिन्न भिन्न प्रकार के सवालों को जवाब जानने की जिज्ञासा थी। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार महाराजा ने 4 भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? उत्तर में आप लिखेंगे, पाठ के अनुसार महाराजा ने 4 भाइयों को अलग अलग ले जाकर उन्हें तलवार देकर 3 भाइयों को मारने का लालच दिया। वसीयतनामे का रहस्य पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आप मन में उठे विचारों को लिखिए। इसके उत्तर में आप लिखिएगा, इस पाठ में आए महाराजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। 4 भाइयों से पहले एक दूसरे तीसरे भाई को लालच नहीं था क्योंकि वह लोग महाराजा के द्वारा तलवार देने पर हत्या करने पर मना कर देते हैं, परंतु चौथे भाई को धन का लालच था, इसलिए वह महाराजा के द्वारा तलवार देने पर तीनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गया था। पाठ 21 आपका आ जाता है सालिम अली। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है, नर वया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जाता है? उत्तर लिखिएगा, नर वया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही उनके गले पर लगे पीले निशान से पहचाना जाता है। वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे? उत्तर में लिखिएगा, वैतनिक। सालिम अली के द्वारा फिन वाया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी? उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि सालिम अली ने 100 वर्ष से विलुप्त पक्षी को कुमाऊं की पहाड़ियों से खोज निकाला था। सालिम अली के चाचा और उनको मिलाट से क्यों मिलवाया? इसके उत्तर में आएगा, सालिम अली के चाचा ने उनको मिलाट से परिचित करवाने हेतु मिलाया था। पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके
बारे में किन किन बातों को परीक्षण जरूरी है? इसके उत्तर में आएगा पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में उनका नाम, आकृति, रूप, रंग, भोजन, उनकी आदतें, प्रजनन का समय जानना जरूरी है। आपको कोई पक्षी सबसे अच्छा क्यों लगता है? उस पक्षी की 3-4 विशेषताएं लिखिए। मुझे मोर अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत सुंदर दिखता है। उसके पंख मुझे अच्छे लगते हैं। मोर की आवाज़ मुझे प्रिय लगती है। ये उत्तर है। सालिम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात है? उनके योगदान के बारे में विस्तार से लिखिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है सालिम अली पक्षी प्रेमी थे। उन्हें वया पक्षी की खोज से प्रसिद्धि मिली। फिर वया पक्षी की खोज उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में लिखी, जिसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ उनकी सुंदर चित्र भी थे। सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, इसलिए वह पूरे संसार में विख्यात हैं। मूल्यांकन 14 आपका ऐसा आता है, सालिम अली की भारतीय पक्षियों में लिखी पुस्तक का क्या महत्व है? इसके उत्तर में आप लिखोगे सालिम अली द्वारा लिखी गई पुस्तक में पक्षियों के रोचक और सुंदर वर्णन था। प्रत्येक जाति का सुंदर चित्र भी था, जिससे किसी अजनबी को उसे देखकर पक्षी को पहचानना आसान हो जाता है। सालिम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी? इसके उत्तर में आपका आएगा क्योंकि वह पक्षी नरवाया पक्षी था, जिसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है। आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो चिड़िया के बारे में हम 8 से 10 वाक्य लिखेंगे। चिड़िया बहुत छोटी और प्यारी होती है। चिड़िया के पंख रंग भूरा, काला और सफ़ेद होता है। चिड़िया सर्वाहारी होती है, इसलिए भोजन में अनाज, फल, बीज, कीड़े आदि खाती है। चिड़िया की औसत आयु 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक होती है। एक चिड़िया का औसतन वजन 24 से 40 ग्राम होता है। पाठ वाइज आ जाता है गीता का मर्म। अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण के राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? इसके उत्तर में आपका आएगा, पंडित ने कहा कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा आदि का राज का लालच मेरे आत्मकल्याण के लिए उचित नहीं। विद्वान को आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया? देखिए बच्चों, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, आपको वहाँ पर ये जो PDFs हैं वह अवेलेबल करा दी जाएंगी। ओके, अभी आप ज्वाइन करोगे तो आप ग्रुप के नए मेंबर होंगे, इसलिए अभी आपको PDF देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ज्वाइन हो गए तो आपको करा दी जाएंगी। ओके, अभी आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। राजा आनंद दयाल ने पंडित गोवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया? इसके उत्तर में आप लिखोगे, राजा आनंद दयाल ने पंडित गोवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म न समझने की बात कही। महाभियोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, क्योंकि गोवर्ण यदि गीता का मर्म जानते तो वे इस प्रपंच में न पढ़ते, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। विद्वान और पंडितों के द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? विद्वानों और पंडितों के द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित उन्हें श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझा के तथा अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या करते, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता था। गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म निम्न है, बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना, निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना, लालच रखते हुए अपने कोई कार्य नहीं करना चाहिए,
नारी को हर संभव सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अब आ जाता है आपका मूल्यांकन 15। अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद दयाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? इसके उत्तर में आप लिखोगे, राजा समझ गया कि इस पद का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, न कि भोग विलास। गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अभी आप पाठ 23 देख लीजिए। महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। इसके उत्तर में आप लिखोगे, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है? उत्तर में आप लिखिएगा, उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव और दानशीलता। विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य निर्माण कीजिए। लिखिए, विधिवेत्ता डॉक्टर हरि सिंह का कार्य उल्लेखनीय है। डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के कारण। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के देश का सुनहरा निर्माण करने के लिए उद्देश्य की थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद पर त्यागपत्र देते तो उनके जीवन पर क्या अंतर पड़ता? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र ना देते तो वे वही कार्यरत होते और उनके सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती। महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा। इस पाठ के अपने जीवन में किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा किए गए अविस्मरणीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की हैं। इस कथन का उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। वे देश के सर्वोत्तम निर्माण के लिए शिक्षा को जरूरी मानते थे। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी और वे स्वयं प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थी थे। अब है आपका मूल्यांकन 16। अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर में लिखेंगे, डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का कारण उनकी अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? इसके उत्तर में आपको करना है, डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से उच्च शिक्षा, विज्ञान, कृषि विधि, भूगर्भ शास्त्र, चिकित्सा और यांत्रिकी शिक्षा का केंद्र बनाना चाहती थी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विद्यार्थी अपने जीवन पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप नोट कर लेंगे और देख सकते हैं आपको पाठ 1 से लेकर 23 तक सभी पाठों का उत्तर अवेलेबल कराया गया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैंने सभी विषय के लिए आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बना रखी हैं। आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।